नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में कोई भी परीक्षा होने से पहले पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। दरअसल पेपर लीक गिरोह जो है वो बिहार में एक्टिव हो जाता है और कोई भी परीक्षा होने से पहले इस तरह की खबरें सामने आने लगती है। दरअसल अब नीट पेपर लीक मामले का आरोपी, जिसपे आरोप लगा है, जो गिरोह है उसका मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पुलिस के गिरफ्त में है, जो कि कई सारे राज खोल रहा है, जिससे तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, सुनील सेवक जी प्रवक्ता बीजेपी, उत्पल वल्लभ जी प्रवक्ता आरजेडी, सौरभ कुमार जी छात्र नेता, कुमार जी छात्र नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, बिहार में परीक्षा होने से पहले ये जो गैंग है वो एक्टिव हो जाते हैं और पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण जी। विषय है कि बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए किस तरह के जो है सरकार कदम उठा रही है। तो संजीव मुखिया तो हम लोग तो पहले से कह रहे हैं ना, आज तो पहली बार नहीं है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो गई। संजीव मुखिया तो एकमात्र प्यादा है, पूरा जो वजीर है और खेल का जो सरगना है, असली मास्टरमाइंड। तो अगर ये आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि हमने कई सफेद के बच्चों को शिक्षक बहाली, नेट पलिक और कई जगह से परीक्षा शामिल कराकर। अगर ईयरफोन्स लगाया आपने तो प्लीज उसे निकाल दीजिए। तब तक आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए सौरभ। सभा जी, वही सवाल हम लोग कह रहे हैं कि संजीव मुखिया के ऊपर कई तरह के आरोप गठित है। पहले शिक्षक बहाली, उसके पहले सिपाही भर्ती पेपर लीक और अब नीट के पेपर लीक। तो मुझे लगता है पर अगर सौरभ जी आप पहले इसे देख लीजिए, आवाज सही नहीं आ रही। तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी उत्पल जी का। उत्पल जी, आखिर भविष्य के साथ छात्रों के पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आखिर छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि जब भी परीक्षा होती है उससे पहले ये गैंग एक्टिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से पेपर लीक का मामला सामने आ ही जाता है। देखिए सभा जी, ये सरकार को देखना पड़ेगा। ये जो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार में बैठी है चाहे बिहार में बैठी है, ये नौजवानों की दुख दर्द नहीं समझती है और न ही ये किसानों की दुख दर्द समझती है। केंद्र की सरकार किसानों पे कोरा बरसाती है और बिहार सरकार अपने कोरों को नौजवानों को पीठ पर बरसाने में कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। अब इसको देखना होगा, टेक्निकली आपको समझना होगा। सरकार बीच में 17 महीने की सरकार हम लोग भी चलाए। अब 17 महीने के पहले भी ये गैंग एक्टिव हुए थे और 17 महीने के बाद भी ये गैंग एक्टिव होते हैं। लेकिन इस बात का मैं दावे के साथ कहता हूं कि विद इन 17 महीने जो हम लोग सरकार में थे, उस समय ये गैंग कहां चल गए थे। यदि उस समय ये गैंग नहीं एक्टिव थे तो कहीं ना कहीं ये सरकार से जुड़ा हुआ सवाल है। इस तरह गैंग को सरकार ही संरक्षित करती है और इसको आप ये टेक्निकली इस बात को आप समझ सकते हैं। उसके पहले भी देखिए, शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसके पेपर लीक हुए थे 17 महीने के पहले, जो हम लोग सरकार में थे उसके पहले। जैसे ही 17 महीने सरकार में हम लोग, उस समय हम लोग बड़े पैमाने पे सबसे ज्यादा संख्या में शिक्षकों की बहाली कराई, कोई पेपर लीक का मामला नहीं हुआ और सबसे कम टाइम में 1 महीने में परीक्षा से लेकर के नियुक्ति तक की प्रक्रिया हमारी सरकार ने कराई। और उसके बाद जैसे ही फिर परीक्षाएं बिहार में होने लगी, देखिए कि पेपर लीक गैंग जो है वो एक्टिव हो गए। तो कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गैंग लोग ही दुस्साहस कर रहे हैं और अपने बदौलत कर रहे हैं। सरकार के संरक्षण में ही ये कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। रही बात अभी जो ये लोग पकड़े गए हैं, तो ये पकड़े गए तो ऐसे कई मुद्दे हैं बिहार में आई है। जैसे देख लीजिए कि बालिका गृह कांड, उसमें मंत्री के पति और उसके साथ ब्रजेश ठाकुर जो उसके मुख्य अभियुक्त थे, लेकिन मंत्री पर केस चला क्या, बुलेट का। उनके घर से पाया गया बुलेट, वो जो मूल केस है उसकी केस नहीं चली। और केस का क्या हुआ, बिहार सरकार इस तरह के केस के जो बड़े हाई फाई केस बन जाते हैं और सफेद पोस्ट जब पकड़ में आने लगते हैं तो केस का मूल स्वरूप भी ये लोग नीपा पोती करके बदल देते हैं। और इस कारनामा में बिहार सरकार महारत हासिल की हुई है।
तो हमें नहीं लगता है कि बिहार सरकार इस तरह के पूरी सबूतों को बिठा करके उसके बाद संजीव मुखिया को ये लोग फिर से संरक्षित करेंगे, और संजीव मुखिया जैसे कई एक्टिव गैंग अभी भी है, और ये सब कुछ हमें भरोसा नहीं है इस सरकार पे। सवाजी चलिए ठीक है उत्पल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अमन कुमार जी का। अमन जी, जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आते हैं या पेपर लीक जो हो जाता है, इससे परेशानी तो छात्रों को होती है सिर्फ, देखिए आप लोगों की तो मुश्किलें काफी बढ़ जाती होगी। जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये पेपर लीक की समस्या आज की नहीं है। बिहार के बिल्कुल। जितने भी आयोग है वो कहीं भी इस चीज से अछूते नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग आज सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे उत्पल बल्लभ जी हो, चाहे सुनील सेवक जी हो। अगर अकाउंटेबिलिटी अगर इन लोगों की होती तो संजीव मुखिया को पकड़ने में इतना दिन समय नहीं लगता। 17 महीने की अमन सरकार जी की बात कर रहे हैं उत्पल बल्लभ जी, उत्पल जी बोलने बोलने दिया दीजिए, जाए सर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया हूँ और मुझे भी थोड़ा बोलने दिया जाए। बोलिए बोलिए अमन आप जी। लोग यूएई का रिपोर्ट आया मैम TRE-2 को लेकर के, और यूएई ने हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी कि TRE-2 में जो है संलिप्तता हुई है और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुआ है, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी बयान नहीं आया है। जब सरकार में आरजेडी होती है तब नीतीश कुमार के जय जयकार करते हैं, जब सरकार से बाहर चले जाते हैं तो नीतीश कुमार की हिनाई करते हैं। बात रहा सुनील बल्लभ जी का जो कह रहे हैं, मैं इनको कहता हूँ बीपीएससी को लेकर के बच्चों पर इतना लाठियां चली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ वो उस मुद्दे पर हम नहीं जाते हैं। संजीव मुखिया आज तक इतने दिनों से कहाँ थे? कल का एक न्यूज आया है कि संजीव मुखिया ने नीट में सीट दिलवाई है बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को। उनका नाम कब शामिल आएगा, कब उनका नाम वो जाहिर करेंगे? कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आया था कि बड़े बड़े 3 शिक्षक, यूए ने रिपोर्ट जारी किया था कि पटना के 3 शिक्षक माफिया जो है इन सभी में संलिप्त है, उनका नाम कब ये जाहिर करेंगे? तो ये दोनों, मैं दोनों व्यक्तियों से पूछना चाहता हूँ जो सरकार के पक्ष में विपक्ष में, एक प्रखर डॉक्टर के विपक्ष की संलिप्तता भूमिका की भी नहीं निभा खबर रहा है सामने आई और एक पक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, और अमन प्लीज जी, बचे रहे। डॉक्टर्स की भी संलिप्तता सामने आई है इसमें, संजीव मुखिया ने ये भी खुलासा किया है। मैम जितने भी, मैं इतना आपको कह देता हूँ ना कि ये सभी सत्ता से संरक्षित लोग हैं। अगर सत्ता से संरक्षित लोग नहीं है, मैं पटना में आज लगभग 10 सालों से रह रहा हूँ और 10 सालों से सभी मुद्दों को देख रहा हूँ। 10 साल में संजीव मुखिया इतना बड़ा सरगना हो गया, चाहे वो सरकार में बीजेपी आई हो और चाहे सरकार में आरजेडी या जदयू आई हो, ये तब तक नहीं पकड़ पाई। और आज जब बिहार इलेक्शन है तो संजीव मुखिया को पकड़ के बयानबाजी कर रहे हैं। ये उनके खिलाफ ये कौन सा कार्रवाई करेंगे बीजेपी वाले जो अभी वर्तमान में सरकार में, कौन सा कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या उनके द्वारा जितने भी एग्जामों में धांधलियां करवाई गई उन एग्जाम की नियुक्तियों को ये रद्द करवाएंगे? पहले सबसे बड़ा सवाल ये है, या उन नियुक्तियों को इसी तरह जारी रखेंगे ये? चलिए ठीक है अमन जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधे रुख करना चाहूंगी सुनील सेवक जी का। सुनील सेवक जी, आखिर समाधान कब निकलेगा? कब तक बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? देखिए सभा जी, अभी कुछ देर पहले आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जब हम 17 महीने सरकार में थे तो बिना धांधली का सब कुछ हो गया, जैसे ही हम हटे फिर धांधली शुरू हो गई, या जब हम सरकार में नहीं थे उसके पहले धांधली शुरू हो गई। मतलब 1.25 महीना में फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया पूरी किए बड़े पैमाने पे, और कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये आपको भी मालूम है। उत्पल जी ठीक है, जवाब लेंगे आपसे, सबको अपनी बात रखने का हक है, उनको बोलने दीजिए। इन्होंने बड़ा स्पष्ट ये अपनी बात को कह के बता दिया कि हम लोग जब भी सत्ता में रहते हैं तो हमारे जो गैंग हैं वो शांत हो जाते हैं, यानी हम ही गैंग के सरदार हैं। जैसे ही हमारी सरकार नहीं रहेगी तो हम ये सब कारनामा कराना शुरू कर देंगे, यानी जनता को दे दिया। देखिए, अब देखिए, सुन लीजिए, जवाब ले लेंगे आपसे। यानी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तभी ये सब काम नहीं होगा, वरना हमारे गैंग के आदमी
सत्ता में दूसरी अगर सरकार रहेगी तो उसको चैन से बैठने नहीं देंगे और ऐसे काले आपको कारनामे कार्रवाई करने से करके किसने रोका है? आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है? ये बताइए नहीं, समाधान इस तरह से आप अपने जवाबदेहियों से भागेंगे और ये बकवास करेंगे और बकवास सुनेंगे लोग। चलिए ठीक है, उत्पल जी आएंगे आपके पास। जवाबदेही के साथ बात कीजिए। उत्पल जी सुनिए ना, आपके पास आएंगे, आप जरूर करेंगे। आपसे ज्यादा चिल्लाने हमको आता है, इस चीज का चलिए, ध्यान रखिएगा। जब ठीक है, चिल्लाना ही है, अब बीच में इंटरप्ट करना है तो फिर बोलना मुश्किल कर देंगे। ये सब मत गलतफहमी में रहिए। आप ये बताइए समाधान कब होगा? नहीं, समाधान हो तो रहा है भाई, का हाथ है और ये आगे भी मैं होता रहेगा, ये यही नहीं रुकेगा क्योंकि इसमें सिर्फ देखिए, संजीव मुखिया नहीं है। भाई एक मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सेवक जी आपसे एक सवाल है सर। जी जी। अरे एक एंकर का तो पहले जवाब दे दें यार, फिर आगे तुम पूछना, तुम्हारे जवाब हम दे देंगे। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए ये नौजवान पीड़ित है, ये अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं, जरा इनको समझिए। ऐसे डिबेट नहीं होता, प्लीज सबको अपनी अपनी बारी मिलेगी, इंतजार करिए थोड़ा। इससे हम खुद अच्छी तरह से वाकिफ हैं, मेरी सरकार की भी वाकिफ है कि किसी भी तरह का कोई भी गलत काम होता है तो कोई ना कोई उससे प्रभावित होता ही। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना भी मनुष्य जाति का है कि वो 4 पैसे के लोभ में हर वो काम करने को तैयार रहता है, ये जानते हुए भी कि इसके जो परिणाम है वो अच्छे मेरे पक्ष में नहीं आएंगे, इसके लिए मुझे सजा भुगतनी होगी, वो सब जानते हुए भी वो कुकर्म करता है। स्वाभाविक रूप से है कि आप एकदम सही कह रहे हैं कि ऐसे कामों करने के पीछे कुछ लोग होते हैं जो उनको संरक्षण देते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने स्पष्ट तो कर दिया कि हमारे संरक्षण में ही ये काम होता है, हम ही लोग इसके सरकार है। और अगर हम सरकार में नहीं रहेंगे तो सत्ता में जो बैठी सरकार रहेगी उसको हम अपने गैंग के द्वारा इसी तरह से बदनाम करेंगे, बिहार को बदनाम करेंगे, बिहारी को बदनाम करेंगे, जो ये पिछले 15 वर्षों में करते आए। इसीलिए आपके गुजराती गैंग बिना किसी साक्ष्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते हैं, बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, सत्य बात पर मिर्ची लगती ही है। जैसे ही आप सत्य बात कहेंगे, आरजेडी के कोई भी प्रवक्ता होंगे उनको इतनी कस के मिर्ची लगती है कि वो बेचारे बिलबिलाने लगते हैं। अब क्या करें, असल इनका यही काम ही है और कोई काम नहीं है। एकमात्र काम आरजेडी का रह गया है कि सरकार को बदनाम करो, बिहार को बदनाम करो, बिहारी को बदनाम करो, तरीका चाहे कुछ भी हो, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी 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 मामला तो पेपर लीक का सामने आता है, झेल तो छात्र रहे हैं, परेशान छात्र हो रहे हैं। छात्र की परेशानियों से लगाने से या आरजेडी के बोलने से क्या हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई तो है ये। एकदम सही बात, मैं तो कह तो रहा हूं कि देखिए कितनी भी कड़ाई करने के बावजूद भी, कितने भी नियम कानून बनाने के बावजूद भी समाज में कुछ वैसे तत्व होते हैं जो हर चीज से जानकारी रहने के बावजूद कि ये कर्म करेंगे तो मुझको ये सजा मिलेगी, फिर भी वो कर्म कर बैठते हैं, करने के लिए आतुर रहते हैं। तो वैसा तो समाज हमेशा करता रहा है। लेकिन आप देखिए इस चीज को कि अगर कोई गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई तुरंत होती है और जितना जल्दी से जल्दी होता है उसको पकड़े भी जाते हैं, उनको सजा भी दिलाया जाता है। ये सारी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में कहीं सरकार कहीं से भी कहीं दोषी नहीं है। सरकार कभी भी निश्चित नहीं बैठी है। सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं, पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और जो भी गलत काम करने वाले होते हैं उनको पकड़कर सजा दिलाने का काम किया जाता है और वो अभी भी हो रहा है। ठीक है सुनील जी, ठीक है। अमन जी, उत्पल जी आप करेंगे, लेकिन अनुज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहले एक सवाल उनसे लेना चाहूंगी। अनुज जी, जिस तरह से बार बार छात्र परेशान होते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से पेपर लीक का मामला सामने आ ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम, कैसे समाधान निकलेगा आप लोगों का, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों से बहुत काफी मैं छोटा हूँ और न्यूज़ 24 को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा बात को प्रमुखता से उठाए हैं।
जो छात्र गरीब तबके के होते हैं या अमीर तबके के होते हैं, जाति एक होता है मैम छात्र का। अगर पेपर कहीं भी लीक होता है, चाहे किसी एजेंसी के द्वारा हो या किसी शिक्षा माफिया के द्वारा हो या जो भी हो, सरकार इस पर कानून बनाती है और कानून बहुत ही सख्त कानून है। इसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाती है, तो इससे किसी को और घाटा नहीं होता है। घाटा सिर्फ होता है तो छात्रों को होता है, जो लगातार लाइब्रेरी में रात दिन पढ़ाई करते हैं, जो लाइब्रेरी में 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, और घर से जिनकी माँ, सोचिए कि जिनकी माँ किसी तरह से पैसे देते हैं बच्चों को कि बच्चे इस बार अच्छा कर पाएंगे, इतने होने के बावजूद अगर पेपर लीक होता है, चाहे हम लोगों ने बीपीएससी आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट किया और हमें क्या मिला आप लोगों के सामने है, और इस तरह की जब घटनाएं होती है तो सरकार से ही सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हमने जिनको कुर्सी दी है पहले सवाल उनसे होगी। अगर जिस समय विपक्ष कुर्सी पर होगा, विपक्ष से भी सवाल पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष अगर कुर्सी पर आते हैं उनसे सवाल पूछना छोड़ देंगे, सवाल उनसे पूछेंगे, क्योंकि हमने सत्ता आपको दी है साहब, तो सवाल तो आपसे पूछेंगे। आपने कानून बनाया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, पता है कड़ा से कड़ा कानून आपने बनाया है। लोग पकड़े भी जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लोग पकड़े भी जाने चाहिए, तभी हम लोग जो है आगे अच्छा कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है, उन चूक को कब तक पूरा किया जाएगा, कब तक छात्र झेलते रहेंगे? अगर छात्र ऐसे ही झेलते रहेंगे तो हम लोग कब अधिकारी बनेंगे, कब पढ़ लिख कर अच्छे लोग बन पाएंगे? क्योंकि आहत तो छात्र ही होते हैं ना, उन पे ही हमारा सवाल है, जो सत्ता पक्ष पर बैठे हुए हैं उनसे। विपक्ष से सवाल हमारा पूछने का कोई अभी नहीं है, क्योंकि विपक्ष में जब लोग बैठेंगे तो विपक्ष से सवाल पूछेंगे। लेकिन विपक्ष से एक चीज यही कहना चाहते हैं कि मुद्दे को प्रमुखता से हमेशा उठाइए, मुद्दे को प्रमुखता से उठाइएगा तो पक्ष में बैठे हुए, क्योंकि सरकार जब चलती है पक्ष और विपक्ष दोनों से चलती है, और दोनों अगर एक साथ अगर छात्रों के लिए सोचे तो छात्र आगे जाएंगे। छात्र रोते हैं मैम, छात्र बिलखते हैं, छात्र सुसाइड करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां हर किसी के साथ होती है। एक विधायक का जब चुनाव होता है, जब विधायक हार जाते हैं तो उनको पता होता है कि कितने करोड़ों रुपए या कितना मेहनत किया गया है, मेहनत करने के बावजूद अगर उनको वोट नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम छात्र हैं और हमारी भी मुद्दा है, हम भी पढ़ाई करते हैं, हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, और इतने मेहनत करने के बावजूद अगर हमारा हक अधिकार कोई और छीन ले तो हमें भी आहत होता है, हम भी परेशान होते हैं। और क्या करते हैं, लास्ट में मजदूरी करते हैं या कहीं काम करते हैं, एक अधिकारी नहीं बनकर। किस तरह की चीजें हैं आपको पता है, और बाहर जाने के बाद बिहारियों की क्या स्थिति है वो भी चीजें पता है। तो हम यही निवेदन करेंगे सुनील सर से कि कुछ ऐसा करिए, हम लोगों के लिए कब सोचिएगा, हम लोगों के लिए क्या हो रहा है। चलिए ठीक है अनुज जी, फिर आपका रुख करेंगे जी उत्पल जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अनुज भाई बहुत बढ़िया ढंग से और अमन जी ने उठाया है। ये छात्र जो है, ये नौजवान छात्र जो है या छात्र प्रतिनिधि जो है, बड़े आशे और उम्मीद के साथ देख रहे हैं इन चीजों को। लाखों करोड़ों लोग इस आशे से हैं कि शायद ये फ्रेश फेयर और परीक्षा हो और जो योग्य उम्मीदवार हो, जो अपने घर से दूर और चंद संसाधनों में पटना और दिल्ली जैसे शहरों में रहकर तैयारी करते हैं, और उनके घर वाले भी बड़ी उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं। लेकिन जब पेपर लीक जैसे मामला आते हैं तो परीक्षा फल में अनुत्तीर्ण होने से जितना दुख होता है उससे ज्यादा दुख इन लोगों को पहले ही हो जाता है, और इस दुख को सरकार समझ नहीं रही है। अगर समझ रही होती तो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा नहीं होता। चाहे वो बीपीएससी परीक्षा शिक्षक बहाली का मामला हो, चाहे वो सिपाही भर्ती परीक्षा का मामला हो, चाहे वो नीट का मामला हो, तो ये एक उदाहरण नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा चेक हो जाती। उत्पल जी आप यही बता दीजिए, समाधान कैसे निकलेगा, फिर क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए मैं बिल्कुल सरकार की इच्छा, तो क्या करना चाहिए? देखिए सवाजी सरकार संरक्षित, जब सरकार संरक्षित इस तरह की घटनाएं होगी, इस तरह के पेपर लीक होंगे तो कोई समाधान नहीं होगा, सरकार को बदलना ही सब समाधान होगा। जब सरकार का संरक्षण है इसमें मैं कह रहा हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है उत्पल जी, हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ताजा अपडेट के लिए सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। जी अमिताभ जी, क्या कुछ बिल्कुल सवाल, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर कुछ स्टोरी में होने की वजह से लेट से जुड़ पाया हूँ। देखिए अभी संजीव मुखिया को लेकर और जो पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि किस तरीके से ये अपना पैरेलल अपना सिस्टम चला रहा था। संजीव मुखिया 36 घंटे के रिमांड पर जब ईओयू के पास आया तो उससे झारखंड पुलिस ने भी पूछताछ की, सीबीआई ने भी पूछताछ की, और जो नतीजा सामने आया है, जो अभी तक जो जानकारी सामने आई है, संजीव मुखिया
पिछले साल जब 5 मई 2024 के बाद जब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद ये खबर आई कि वो नेपाल भाग गया है, बाहर चला गया है, लेकिन उसने पूछताछ में बताया कि वो कहीं बाहर नहीं गया था। उसने कई ब्यूरोक्रेट्स, कई अधिकारियों के परिवार वालों को उसने एडमिशन करवाया था और वो सब उसके पनाहगार बने हुए थे। आईओसी के एक बड़े अधिकारी का उसने नाम लिया, एक बड़े नौकरशाह का नाम लिया, एक बड़े पॉलिटिशियन का नाम लिया है, सबका वो नाम लिया है। क्योंकि नाम हम यहाँ डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब उन कितने नामों को पुलिस, अब आर्थिक अपराध इकाई उसे अपने केस जारी में लाती है, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि सब पॉलिटिकल चेहरे हैं, सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनके बच्चों को कई बड़े डॉक्टर, नामचीन डॉक्टर जो पटना के हैं उनका नाम आया था, जिनके बिहार और झारखंड से लेके जिनके बच्चों का उसने एडमिशन कराया था। तो ये वैसे लोग थे जो उसके पनाहगार बने हुए थे 1 साल से। ये तो हुई कि जो उसके पनाहगार थे। संजीव मुखिया जो इस पूरे रैकेट में शामिल हुआ था, तो वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ था उसमें था, मध्य प्रदेश में पेपर जो लीक हुआ था उसमें था। तो उसका एक पूरा नेटवर्क, करीब 5 राज्यों में उसका एक नेटवर्क चल रहा था, उस नेटवर्क के जरिए वो काम चल रहा था। तो वो जिस तरीके से वो काम कर रहा था उसमें ये बिल्कुल साफ था कि बिना राजनीतिक संरक्षण, बिना अधिकारियों के संरक्षण के वो काम नहीं कर रहा था। अभी उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी जब शायद 4 या 5 मई को फिर नीट की परीक्षा होनी, इस बार भी वो सेटिंग में लगा हुआ था और इस बार भी उसकी पूरी तैयारी थी कि इस बार भी परीक्षा में पेपर वो लीक करा लेता। और सिर्फ नीट का ही नहीं बल्कि कई परीक्षाओं के बारे में उसे जानकारियां मिली है और वो अभी तक पूरी तरह अब उसकी पैठ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस तरीके से 5 दिनों का रिमांड मांगा गया, 36 दिन का रिमांड मिला, अब 36 दिन की अवधि पूरी होगी, कल उसे जेल भेज दिया गया, फिर से रिमांड के लिए दी गई, अभी रिमांड अवधि उसे नहीं मिली, उन्हें नहीं मिली है। और संजीव मुखिया जो अधिकारी जो पूछताछ कर रहे थे, उन्होंने नॉन ऑफिशियली बताया कि उसके पास जानकारी तो कई है, लेकिन वो जितना बहुत ही शातिर है वो, और शातिर इतना ज्यादा है कि उससे कुछ निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि जो एविडेंस जांच एजेंसियों को मिले थे, जो सीबीआई के पास एविडेंस आए थे, उसके आधार पर ये जानकारी जो मिल रही है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क था और करोड़ों रुपया उसने इससे अर्जित किया था। वो उससे अपने नेटवर्क पे, चाहे वो पेपर लीक कराए या न कराए, उसके गिरोह में जो लोग शामिल थे उनको बजाता सैलरी पेमेंट किया करता था। ये भी जानकारी उसके पास से मिली है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है। और सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक हुआ, इतना हो हंगामा हुआ, छात्र सड़कों पे उतरे, आंदोलन हुआ, उन पे एफआईआर हुआ, जेल भेजे गए, लेकिन उसके बाद जब सूत्रधार पकड़ा जाता है, जब उसका किंग पिन पकड़ा जाता है, तो आप देखिएगा कोर्ट जाते जाते ये कमजोर कड़ी इतनी साबित हो जाती है कि सजा तक नहीं मिल पाती है। नया जो कानून बना है उस कानून के मुताबिक सजा दिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ लीक ऑफ एविडेंस हो जाता है। कोर्ट जाते जाते जो इसकी जो प्रोसीडिंग चलेगी, जो ट्रायल चलेगा, उसमें ये एविडेंस काम नहीं, कोई डायरेक्ट में कहीं से भी उसकी सहभागिता सामने नहीं आती है। और यही वजह है कि एक बड़े भी पहले भी डॉन हुआ करते थे, रंजीत डॉन, कई लोगों को कहा जाता है, अपने ड्राइवर तक को उन्होंने डॉक्टर बना दिया था, लेकिन क्या हुआ, जेल गए, जमान में बाहर आ गए, बाद में पॉलिटिक्स में आ गए, ये हुआ। तो देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब देखना यह है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद जब वो जेल जाता है, क्योंकि अब तो वो सेफ पैसेज में पहुंच गया है। जब फरारी में था तो वो भागा भागा फिर रहा था। बिहार पुलिस ही मानती है कि अभी बिहार के जेल में जो बंद अपराधी हैं वो जेल से अपने समानांतर सरकार चला रहे हैं। तो जब जेल में बैठ के वो बिहार के नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में सोना लूट की घटना को अंजाम दे सकते हैं, सुपारी लेके मर्डर करवा सकते हैं, तो संजीव मुखिया जेल में बैठ के सेटिंग क्यों नहीं कर सकता है? तो इससे भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखना है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कितना मजबूत होता है, उसके खिलाफ जो एविडेंस मिले थे वो कोर्ट में कितना मजबूती से रखा जाता है। इन तमाम बातों के लिए तो ऐसे ही पेपर लीक हुआ करते रहेंगे, छात्र सड़कों पे उतरते रहेंगे, आंदोलन होता रहेगा, एफआईआर होता रहेगा। और ये एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से बीपीएससी वाले मामले में जो हंगामा चला और जो लगा कि कुछ छात्रों को इसका इंसाफ मिलेगा, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। देश की निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक आप देखिए कि एविडेंस की कमी की वजह से कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, संजीव मुखिया न पहला था और ना ही अंतिम होगा। पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो कार्रवाई, इतना कुछ संपत्ति उनके पास है। अब हमें एक सोर्स ने बताया कि जब वो जेल गया था तो उसे पैर छू के प्रणाम करने वाला की लाइन लगी हुई थी। आप सोचिए कि वो जेल से अपनी चलाएगा, जेल से फिर वो काम ऑपरेट करेगा, जिस तरीके से बाकी जो वहाँ गैंगस्टर जो बंद है वो काम करते हैं। क्योंकि इसकी एक राजनीतिक रसूख भी है, पहचान भी। जो आदमी
1 साल से, जिससे 3 लाख का इनाम था, सीबीआई खोज रही थी, कई राज्यों की पुलिस खोज रही थी। अगर वो ये कहता है कि मैं कहीं विदेश नहीं भागा था, मैं ये शहरों में ही घूम के छुप के रह रहा था, तो आप समझ सकते हैं कितने हाइड आउट हो सकते हैं, किसके उसके आका हैं, कितने उसके ये हैं। और अभी देखिए नीट पेपर लीक मामले में ही जो एक पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी, वो इसलिए उनको जमानत मिल गई क्योंकि समय रहते उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। तो ये बड़ा लैप्सस है और इसमें अब ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि संजीव मुखिया पकड़ा गया तो बहुत ज्यादा अब पेपर लीक पे लगाम लग जाएगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि जो कानून में खामियां हैं उसका फायदा ये बखूबी जानते हैं, इन्हें बताने वाले बखूबी होते हैं और पैसा इनके पास इतना ज्यादा होता है तो किसी को भी खरीदने की कुवत रखते हैं। जी चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी अमन जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सबसे पहले तो अमिताभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया। देखिए बड़ी बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है। आज बिहार का युवा जैसे पलायन कर रहा है, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, मुझे जेल भेजा गया था बीपीएससी आंदोलन में, मुझ पे 5 थानों में एफआईआर है, सचिवालय थाने में बस मैं बेल पे हूँ, बाकी 4 थानों में आज भी मुझ पे एफआईआर है, जेल भी भेजा गया था। मैम हम बच्चों के साथ ऐसा समस्या हो रहा है कि राजनीतिक उथल पुथल के कारण एक तो हमारा पेपर बीच में फंस जाता है, पेपर लीक हो जाता है, प्लस में जो डोमिसाइल लागू किया गया था, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का शौक होता है और वो डोमिसाइल पूरी तरीके से हटा देते हैं। मतलब कुछ भी हो तो छात्रों के तरफ से ही, छात्रों के भविष्य पर ही हथौड़ा मारा जाता है। सर ने बहुत अच्छा से कहा कि एक संजीव मुखिया के पकड़े जाने से ये पूरी सी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है पेपर लीक का या अनियमितता का, वो समाप्त नहीं हो सकता है। लैक ऑफ एविडेंस का सर ने बात किया बीपीएससी में। मैम हमारे पास ऐसा नहीं था कि एविडेंस नहीं था, एविडेंस था, लेकिन कुछ नामचीन शिक्षक बच्चों को इस तरह से बरगलाने का काम किया कि हमारे पास सबूत है और बच्चों को रोड पर उतार दिया और खुद सरकार के डर से चूहे की तरह बिल में घुस गए। इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं, मेरा पेपर निकला हुआ था मैम, लेकिन मैंने मेंस का एग्जाम नहीं दिया। कारण सिर्फ इतना है कि हम इतने दुखी हैं इस भ्रष्ट नीति से, भ्रष्ट व्यवस्था से, लेकिन इन सत्ता में बैठे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इनके बेटा नेता बनते हैं, इनके बेटा अच्छे किसी भी संस्था के चेयरमैन बनाए जाते हैं। गरीब मजदूर के पुत्र का बेटा का सिर्फ इतना ही सा होता है कि वो पढ़ेगा लिखेगा और अपने माँ बाप का सहारा बनेगा, लेकिन हमारे इस उम्मीदों पर भी ये लोग कुल्हाड़ी चलाने का काम करते हैं। मैं सिर्फ इनसे इतना पूछता हूँ कि आज तक 10 साल 20 साल में सिर्फ ये इतना बता दे कि कोई भी एग्जाम बिना धांधली से टिके हुआ हो। ऐसा क्यों होता है? हम आपको चुनते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं और फिर भी हमारे साथ इस तरह का होता है। तो सवाल तो पूछा जाता है। मैम हम बीजेपी ऑफिस गए थे अपना एक ज्ञापन देने के लिए, हमें कहा गया कि बीजेपी ऑफिस में 44 धारा लागू है, हमें कहा गया जदयू ऑफिस में 44 धारा लागू है। आज ये भले ही मेरा पॉलिटिकल ही बयान होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सभी नेताओं से, जितने भी सत्ता में बैठे लोग हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे एनडीए के गठबंधन में जो भी हो, चाहे चिराग पासवान हो, कुशवाहा जी हो, मैं सभी से कहना चाहता हूँ आने वाले विधानसभा का जो चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, हमारा जो है नगर पंचायत आपके लिए सर प्रतिबंधित क्षेत्र होगा और छात्र आपसे सवाल पूछेगा कि बार बार छात्र जो ठगा जा रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब छात्र आपसे रोड पर सवाल पूछेगा जब आप हमसे वोट मांगने आएंगे। तो अब समय नजदीक है और तमाम 243 विधानसभाओं पर हम छात्र जिस तरह लाठी खाए हैं, हम जा करके लोगों को जागरूक करेंगे कि इन्हें घेरने की आवश्यकता है और इनसे सवाल पूछने की आवश्यकता है कि कब दुरुस्त होगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था और आयोग। और जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता है, हम इनका बॉयकॉट करते रहेंगे। चलिए ठीक है जी, उत्पल जी सवा जी, मैं अमन जी और अपने जो नौजवान छात्र मित्र हैं उनसे बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी मुद्दे में भी हमारे नेता तेजस्वी जी छात्रों के साथ हैं। नीट जैसे सवाल पे भी गंभीरता पूर्वक हम लोग साथ हैं। डोमिसाइल नीति का भी घोषणा उन्होंने किया कि हम अपनी सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लाएंगे। और उससे भी बड़ी बात अमन जी मैं बता दूं कि 15 फरवरी 2025 को युवा सम्मेलन में माननीय तेजस्वी जी ने युवा आयोग के गठन की भी बात कही है कि हम सत्ता में आएंगे तो युवा आयोग की गठन करेंगे। तो युवाओं को जितनी गंभीरता से हमारे नेता देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जिनकी पीड़ा से जितनी पीड़ित है, ये सब सोचते हुए भी इन सारी बातों को उन्होंने कहा है। उत्पल जी माफ कीजिएगा सर, डोमिसाइल समाप्त भी किया गया था जब आप गठबंधन में थे तब।
क्योंकि आपको जो है बिहार का, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना था और माननीय नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनना था। इसीलिए आप लोगों ने बिहार के भविष्य को फिर से राज्य से पलायन करने के लिए छोड़ दिया, डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया। कैसे हम आज जो आप वादा कर रहे हैं उस पर विश्वास करें, बताइए। नहीं, अमन जी डोमिसाइल नीति के मामले में डोमिसाइल नीति के मामले में सरकार जो भी है उससे पूरी तरह से हम लोग सहमत नहीं है। और तेजस्वी जी ने घोषणा किया है अपने चुनावी जहाँ क्रेडिट लेना होता है वहां आप शामिल हो जाएंगे कि हम क्रेडिट इसमें हमारे कार्यकाल में नौकरियां मिली, और जहां अगर डोमिसाइल की बात हो रही वहां कहते कि मेरी बात नहीं सुनेगी, हम उससे सहमत नहीं है। ये राजनीति आप छात्रों के साथ मत कीजिए ना। यहाँ क्रेडिट नहीं, आप 17 महीने में क्रेडिट लेने की बात करते हैं ना कि हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी, तो ये भी मानिए ना कि ये भी निर्णय आप ही के समय हुआ था कि डोमिसाइल समाप्त किया गया था, इससे पहले तो समाप्त नहीं किया गया था। नहीं, बड़े पैमाने पे जो वैकेंसी आई है उसमें जितने छात्र बाहर से आए हैं उसके बाद हुए तो हम लोगों ने दिया है। उसी को देखते हुए हम लोग युवा आयोग का भी गठन की बात किए हैं युवा सम्मेलन में। ये 5 फरवरी 2025 को हम लोगों ने निर्णय लिया है। चलिए ठीक है उत्पल जी। सुनील जी, कैसे लगाम लगेगा? देखिए, लगाम तो लग ही रहा है और आने वाले दिनों में लगेगा। अभी इसी चैनल पे एक छात्र ने कहा कि कानून तो बना है, कानून सम्मत कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जितना पुख्ता होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इस बात से मैं सहमत हूं कि और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन अभी एक पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे संरक्षित अपराध, पता नहीं इनको संरक्षित अपराध की परिभाषा पता भी नहीं है कि जब अन्य मार्ग से टेलीफोन जाता था कि समुद्र से पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, वो क्या था इनको समझना चाहिए। दूसरा, इनको समझा देते हैं खुरपा का गीत गा रहे हैं, आप फिर ये गाते रहेंगे ना, ये गाते रहेंगे, यही इनका फिर आप ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा, संगठित अपराध इनको समझा देना चाहते हैं इसी नीट परीक्षा में नौजवानों को इतना बेवकूफ मत बनाइए। उत्पल से ये बोलने दीजिए। अरे भाई नहीं, युवाओं को हम क्या बनाएंगे तो बात की बात है। आरजेडी मूर्खों की पार्टी है तो सब जानता है ना। आप लोग तो भाई इसका तो पक्का प्रमाण आप लोग हैं कि एक मूर्खों की पार्टी आरजेडी है। अरे भाई, मूर्खों की पार्टी, मूर्खों की पार्टी। ठीक है, अमन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सुनील सेवक सर से कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि सरकार, एक बच्चे ने जवाब दिया, हमारा ही साथी अनुज है, उन्होंने जवाब दिया है कि कानून बन रहा है। और बहुत अच्छा अमिताभ सर ने कहा है कि अब संजीव मुखिया अपना रैकेट जो है वो जेल से चलाएगा। उन पर ये कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? मैम, मैं जेल में 15 दिन रह के आया हूँ। अगर मैं जेल की कहानी बयां करूं तो वर्तमान में जो हमारे जो गृह मंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके पैरों तले से जमीन खसक जाएगा। वहां पर एक एक वार्ड में मैम 20-20 फोन पाए जाते हैं। मैं जिस वार्ड में था उसमें 20-20 फोन था। बड़े बड़े जो पकड़ा के जो गए हैं उनके पास स्पेशल सुविधा है, बड़ा बड़ा LCD लगा हुआ है, यूट्यूब चल रहा है, नेट चल रहा है, वो सारा काम जेल से बैठे कर रहे हैं। ये इनको नहीं दिखा जा रहा है। और सही में हकीकत अमिताभ सर बोले हैं कि संजीव मुखिया अब अपना काम जो है कहां से करेंगे, तो जेल से करेंगे। उस पर भी ये कंट्रोल नहीं लगा पाएंगे। ये सिर्फ राजनीति करने की बात करते हैं। बच्चों को कहते हैं कि हम बच्चों को कैसे भविष्य रखेंगे वो हमारा मामला है। हम कहना चाहते हैं साहब, आप ऐसे निकम्मे सरकार में आज हम लोग बैठे हुए हैं जो सरकार हमसे मिलने तक नहीं आई। मान लेते हैं बीपीएससी में कोई धांधली नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हम धरने पे बैठे थे तो सरकार में बैठे लोगों को एक दिन भी हमसे मिलने आना चाहिए था। हम पर लाठियां चली, एक बार भी हमारा हालचाल पूछने आना चाहिए था। हम जेल भेजे गए, एक बार भी हम बच्चों को किस धारा में जेल भेजा गया ये जानना चाहिए था। क्या हमने रोड़ा चलाया था, पत्थर चलाया था? लेकिन सरकार के द्वारा प्रेरित होकर के हमें 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। इन पर इनका चुप्पी नहीं बंद। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, इन लोगों को अब की बार, इस बार बिहार का युवा सरकार में बैठे तमाम लोगों को, चाहे वो मैं नाम लेता हूँ, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या माननीय नीतीश कुमार हो, इन सभी को सबक सिखाएगा बिहार। ये लोग कहते हैं, अशोक चौधरी जी कहते हैं हमें बीपीएससी का बच्चों का वोट नहीं चाहिए। अब की बार बीपीएससी के छात्र और बिहार का छात्र इन्हें बताएगा कि 13 करोड़ से 14 करोड़ जनसंख्या में हम भी अपनी भागीदारी रखते हैं और किस तरह हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ये बिहार का युवा तय करेगा। चलिए ठीक है अमन जी। जी अनुज जी।
मैम जैसे हमने बताया सर को, या फिर जिस चीजों का हम लोग के संविधान में बहुत सारा कानून बना हुआ है, लेकिन कानून बनने के बावजूद भी इस तरह की सेटिंग धांधली होता जा रहा है, और उसके खिलाफ जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो सरकार द्वारा हमें पीटा जाता है। क्योंकि हम एक कवि हैं, लिखते भी हैं, एस्पिरेंट है, उसी पर लिखा था, पेपर का चिट्ठा खुला कि सेटर भैया खुश हो गया, हमने उठाई यही आवाज को, सेटिंग करेगी बिहार को बर्बाद हो, कैसे चलाएगा सेटर समाज को, चचा ने हमको कुटवा दिया कि सेटर भैया खुश हो गया, चचा ने हमको नहला दिया कि सेटर भैया खुश हो गया। इसी मुद्दे को लेकर तो हम लोग सरकार को, नीतीश कुमार जी अभी तक अच्छा काम किए थे बिहार में, और हम चाहते थे कि आगे भी अच्छा काम करे, उसको लेकर सरकार तक हमने अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ, इससे सेटर लोग खुश हुए और चचा हमको क्या किए, रोड पर कुटवाए, वाटर कैनन से ठंड में नहलाए, हमारे साथी जेल गए, लोगों को डर लगने लगा कि हमारे ऊपर भी केस कर दिया जाएगा, हमें एग्जामिनेशन से रोक दिया जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग से कि ऐसी कानून व्यवस्था और बनाइए कि पेपर थोड़ा सा भी लीक होना तो पेपर कैंसिल हो जाए, क्योंकि आपके भी बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमएलए एमपी के बच्चे एमएलए एमपी ही बनते हैं, कोई कोई अधिकारी भी बनता है, कोई कोई कुछ और बनता है। तो उनको उनके हक का रोटी मिलना चाहिए, उनके उनके हक का जायज मांग जो हो उनका पूरा होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हम भी आपके बच्चे हैं, बाहर के बच्चे नहीं। हमने आपको कुर्सी दी थी साहब, इसलिए कुर्सी दी थी क्योंकि आप उस कुर्सी के जो फर्ज है उनको अच्छे तरीका से निभाएंगे, हमें अपना हक दे पाएंगे। लेकिन हम लोग जब रोड पर कुटवाए गए, हमें रोड पर मारा गया, घसीटा गया, हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहाँ नहीं गए, धूप में बरसात में हर चीज को झेला हमने, ठंड भी झेला। लेकिन हमें जब न्याय नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? शिक्षा माफियाओं के बारे में हम क्या बात करें? उनके बारे में तो आप ही बात करूं, आप उन पे लगाम लगाओ। हमारे हाथ में तो, हमारे हाथ में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उनके हाथ में लगाम लगा सकते हैं या उनके मुंह में लगाम लगा सकते हैं। लगाम लगाने के लिए ही हमने आपको कुर्सी दी थी, लेकिन आप लगाम कैसे लगाते हैं वही हमें लिया जाए। सुनील सेवक जी से एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि TRE 3 के लिए बच्चे नियुक्ति के लिए, जो बच्चे पास हैं वो नियुक्ति के लिए आंदोलनरत होने वाले हैं, उनकी नियुक्ति कब होगी? गांधी मैदान में मीटिंग हुई, नियुक्ति के लिए बच्चे एकत्रित हुए, कल जाके नियुक्ति के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। समय की कमी है। आखिरी कमेंट सुनील जी से लेना चाहूंगी। सुनील जी, कविता के जरिए अब छात्र ने अपना दर्द भी बयां कर दिया है। सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए जी, बोलिए बोलिए जी बोलिए। ने अपना दर्द भी बयां कर दिया है, क्या कहना मैं चाहेंगे? फिर कह रहा हूँ, मांग तो यही है कि कोई ऐसे, जी एकदम सही बात है। देखिए, कोई भी बच्चा, बिहार का बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो, छात्र है बेचारा, वो मेहनत करता है, और मेहनत के बाद जब वो परीक्षा देने आता है और इस तरह की कोई गड़बड़ियां हो जाती है तो कष्ट तो होता ही है, इसमें कहाँ कोई दूर है। लेकिन हमको आप बताइए कि आखिर जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमारे ही परिवार के लोग हैं, कहीं बाहर के तो लोग नहीं है, इसी बिहार की धरती के लोग हैं, उनके भी बाल बच्चे वो भी सब समझते हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों को कि जो जिम्मेवारी लेते हैं, जिनको जिम्मेवारी दी जाती है और वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ये जानते हुए कि गलत करके पकड़े जाएंगे फिर भी करने पर आतुर रहते हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ऐसी मानसिकता से निपटना होगा, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सजा दिलाना होगा, और इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, खामियां हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन इसको भी आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार उस दिशा में सचेष्ट है, सार्थक कदम उठा रही है, और आने वाले दिनों में ऐसी गड़बड़ियों पे लगाम लगाने का पूरा सरकार प्रयत्न करेगी। न केवल प्रयत्न करेगी बल्कि पूरी कोशिश करेगी कि ऐसी गड़बड़ियां न हो जिससे कि बिहार और बिहारी बच्चों का भविष्य खराब हो। सर मैं एक की नियुक्ति कब होगी? सर मांगना चाहता हूँ, कब होगी बता दीजिए। एसीएस सिद्धार्थ जी और शिक्षा मंत्री सुनील जी दोनों बैठे हैं, इस पर बातें हो रही हैं, एंड आई एम होपफुल कि विद इन ए वीक इसका परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। चलिए ठीक है अनुज जी। सर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर पेपर लीक हो तो पेपर लीक होने के बाद पहले तो कैंसिल होना चाहिए, और जितने दिन बच्चे प्रिपरेशन किए हैं तो उनके भी खर्च होते हैं, उनको उनका हर्जाना दीजिए। उसके बाद आप जो करना है उस पर काम करिए, उनको हर्जाना दीजिए। अगर 6 महीने हम लोग प्रिपरेशन करते हैं सर तो हमारा पैसा खर्चा हो जाता है 50,000 रुपया।
और 50,000 रुपये खर्च होने के बावजूद हम एग्जामिनेशन में भी जाते हैं तो एग्जामिनेशन में पेपर धांधली सेटिंग हुआ, यानी 6 महीना साल भर और पढ़ना पड़ेगा, फिर धांधली सेटिंग होता है। तो जिस बच्चे मैम, एक असहाय हैं सवाल वो कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे सर, कहाँ से पढ़ पाएंगे? एकदम इनके लिए हमने एकदम क्या सोचा? मैम, बीपीएससी का जो फीस है, सहमत फॉर्म हूँ। भरने का फीस है, सुनील सर एक अरे, मिनट सुन लीजिए, बीपीएससी का जो जी, फीस है जी। फॉर्म भरने का जी, वो हाँ 750 बाबू। रुपया है। अन्य राज्यों का देख लीजिए 150 है, 200 है, 100 है। बच्चे कहाँ अच्छा। से लाएंगे 750 रुपया मैम? हर फॉर्म का 750 रुपया, 500 रुपया, 650 रुपया, हम कहाँ से इतने फॉर्म का दाम? बिल्कुल, फॉर्म ठीक है, भरने सुनील का जी, इतना मैं ज्यादा जवाब दाम क्यों मैम? नहीं जी। मैं देखियो, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की बातों को सरकार के संज्ञान में है। रह गई बात पैसा ज्यादा है कहीं कम है, ये तो ठीक है, इस पे कोई हम बहस नहीं कर सकते, वो तो देखने समझने की चीज है। लेकिन इस बात से एकदम सरकार भी पूरी तरह से इस चीज को समझती है कि ऐसे काले कारनामे करने वाले व्यक्ति न केवल बच्चों के दिलों पर चोट पहुंचाते हैं बल्कि सरकार को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन हम लोग फिर कह रहे हैं, आप लोग देखिए, साफ हृदय के बच्चे आप हैं, आप लोग इस चीज को देख रहे होंगे कि सरकार जो पहल कर रही है, इस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सर एकदम ये खुले मन से। बरगलाने वाला चलिए, काम है ठीक सुनील है, सर। उत्पल जी अरे कुछ भाई, कहना ये चाहते हैं, बरगलाने उत्पल वाला जी काम कभी है। अरे बात रखिए। अरे भाई, इसमें बरगलाना क्या है और क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर मेरी झारखंड सबसे मेरे छोटा राज्य है सर, 150 पीसीएस का फॉर्म का दाम है 150। अरे वो ठीक, पैसे की बात है, कर पैसे पे मैं कोई बात नहीं कर सकता, वो तो समाजी, कर सरकार का अपना है, वो क्या नियम है। सबसे पहले तो मैं सरकार और भाजपा के प्रवक्ता को ये बता देना चाहता हूं कि छात्र बेचारा नहीं है। इस देश में जब जब संकट आया है तो छात्र सिर्फ अपनी छात्र की समस्या नहीं, संपूर्ण देश की समस्या के लिए इस देश की तस्वीर और तकदीर बदली है। इसका ये उदाहरण आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं क्या? ये आरजेडी प्रवक्ता बोल रहे हैं? आंदोलन है। चलिए, उसके बाद में दूसरी चीज क्या बता रहा हूं? नौकरी के नाम दूसरी पे चीज क्या बता जमीन रहा हूं? लिखाने वाले, हमारे नौकरी के नाम पे जमीन लिखाने वाले, का गठन की बात की है। नौकरी के नाम पर जमीन लिखाने वाले छात्र के आप अति बने हुए हैं, नौकरी ठीक के है, नाम पर। सुनील जी, उत्पल जी, ठीक है, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो संजीव मुखिया जो कि नीट पेपर लीक मामले का आरोपी है, वो पुलिस के गिरफ्त में है और अब कई ऐसे राज खोल रहा है जो वाकई तमाम सवाल खड़े कर रहा है। अब आगे क्या होगा इसमें, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।